चलिए जी, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे शिशुनाग डायनेस्टी को। शिशुनाग डायनेस्टी के फाउंडर बने शिशुनाग, जैसा कि मैंने पिछली स्लाइड में बता दिया। ठीक है, शिशुनाग डायनेस्टी का पीरियड बनेगा 412 बीसी से 344 बीसी तक। शिशुनाग वॉज अमात्य ऑफ नागदशक, यह भी हमने आपको बताया। द पीपल ऑफ मगध रोज अगेंस्ट नागदशक एंड शिशुनाग वॉज सेलेक्टेड एज किंग। ठीक है, ये बात भी आपको बता दिया। पुराण क्या कहते हैं? पुराण सेज ही established his son in वाराणसी एंड reigned फ्रॉम गिरिव्रज। ठीक है, शिशुनाग ने क्या किया? वाराणसी यानी कि काशी में, ठीक है, काशी में अपने बेटे को बिठाया और गिरिव्रज में खुद शासन किया। हिज कैपिटल वॉज गिरिव्रज। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट शिशुनाग के टाइम का जो मिलेगा ना, वो अवंती। अवंती बिकेम अ पार्ट ऑफ मगध इन हिज पीरियड। ठीक है, तो शिशुनाग ने अवंती को मगध के अधीन किया, ये बात ध्यान रखिएगा। अवंती का शासक कौन था जो बीमार पड़ा था? चलो याद करके देख लेना, ठीक है। अभी नहीं बता पाओगे तो बताना, सारी चीजें इसके ऊपर मैंने बताई है। प्रगोत है सर, प्रगोत होता है। प्रद्योत था, ठीक है ना। प्रद्योत था। प्रद्योत के इलाज के लिए किसने भेजा था फिजिशियन को, रॉयल फिजिशियन को? बिंबिसार। बिंबिसार ने भेजा था। उस फिजिशियन का नाम क्या था? फिजिशियन का जीवक नाम था। जीवक नाम था। प्रद्योत किस बीमारी से ग्रस्त था? जॉन्डिस या जॉन्डिस। पांडुरंग, जॉन्डिस, या ठीक है ना। पांडुरंग, जॉन्डिस की बीमारी, पीलिया की बीमारी से पीड़ित था। या पांडुरंग। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं सर। अब शिशुनाग के साथ अवंती ही था इंपॉर्टेंट। अब शिशुनाग डायनेस्टी में ना आगे चल के आपको लमसम 7 से 8 रूलर्स का की चर्चा मिलती है, लेकिन इतिहासकार इनके बारे में बहुत कुछ लिखते नहीं है। अंतिम शासक के बारे में लिखा जाता है काल अशोक, जिसको लास्ट रूलर ऑफ शिशुनाग कहेंगे। इनके बारे में बहुत ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा, चुटर पुटर जो चीजें, कहानियां भले मिल जाएंगी, स्टोरीज मिल जाएंगी, लेकिन एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चंस के लिए जो किस सब मिल। लिमिटेशंस है वो आपको बताया है। हाँ बताओ। हाँ, जो लिखे हैं वहां पे बुद्धिस्ट वाला, सेकंड बुद्धिस्ट वाला। हाँ अभी बता रहा हूं, उस पे तो आ रहा हूं ना अभी। ठीक है, तो कहानी अगर सुननी है तो वो अलग बात है, उसमें अगर टाइम खराब करना, क्वेश्चंस पकड़ने हैं तो वो लिमिटेशंस है उनकी। तो यहां पर लास्ट रूलर जो बनता है वो काल अशोक, और काल अशोक को भी इसलिए इंपॉर्टेंस दिया गया क्योंकि इसके शासन काल में दूसरी बौद्ध संगति हुई। तो पहली बौद्ध संगति किसके शासन काल में हुई थी? अजात शत्रु के शासन काल में हुई थी। और दूसरी बौद्ध संगति किसके शासन काल में हुई? तो वो काल अशोक के क्लास को। काल में हुई। दूसरी बौद्ध संगति किस डायनेस्टी के काल में हुई थी? तो शिशुनाग डायनेस्टी के शासन काल में दूसरी बौद्ध संगति हुई थी। ठीक है, और एक क्वेश्चन काल अशोक से और इंपॉर्टेंट बनता है, जो अक्सर देखा गया है, काल अशोक को काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। काल अच्छा अच्छा। अशोक को काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद तीसरी डायनेस्टी आती है नंदा डायनेस्टी। सर, इसका अंतिम शासक नंदीवर्धन ना था? इसका किसका? शिशुनाग का ना। वो शिशुनाग का नंदीवर्धन। हाँ नंदीवर्धन। इसका 10वां पुत्र था वो ना? हाँ जी, नंदीवर्धन। अब पुत्र के बारे में कहा जाता है, अब इतने सारे पुत्रों की लिस्ट पता नहीं कौन किसका पुत्र था, ये उतना ज्यादा नहीं बस बताया। इन शॉर्ट लिख दिया गया है इस बात को। ये ठीक है,
तो इसका लास्ट रूलर आप नंदीवर्धन लिख लीजिएगा। इसके बाद आता है नंदा डायनेस्टी, 344 से 323 बीसी। फाउंडर मिलेंगे आपको महापद्मानंदा। महा महापद्मानंदा, ठीक है। तो नंदा डायनेस्टी के फाउंडर महापद्मानंदा। आइए, ये वो सर बुक डायनेस्टी। बुक पढ़ रहे थे, उसमें बताया था कि क्या बोलते हैं इसको, काकवान जो कलाशोक है ना, उसकी हत्या ये कर दिया था ना, महापदानंद चाकू मारकर। मैंने वही कहा ना कि कहानी और क्वेश्चन दोनों अलग अलग चीजें हैं। वही ना। उसमें आते हैं उन्होंने सारे क्षत्रियों का विनाश कर दिया था। तो महापद्मानंद जो है ना, इनसे संबंधित किस किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं वो देखिए। तो महापद्मानंद नोन एज सर्व छत्रांतक, है ना, सर्व छत्रांतक। और महापद्मानंद जो थे ना, वो ब्राह्मण बिरादरी से माने जाते हैं, और उन्होंने सारे क्षत्रियों का विनाश कर दिया था। कहा जाता है कि परशुराम के अवतार थे ये, ठीक है ना, परशुराम के अवतार थे, ठीक है, सभी क्षत्रियों का विनाशक। तो सर्व छत्रांतक, ऑल्सो नोन एज उग्रसेन। जो इनका क्लैन यानी गोत्र जो है ना इनका, जो परशुराम का गोत्र था वही इनका भी गोत्र था, ठीक है। ऑल्सो नोन एज उग्रसेन, इनको उग्रसेन के नाम से भी जाना जाता है। तो यही सब क्वेश्चन बनते हैं इधर से, कि उग्रसेन किसको कहा गया है, सर्व छत्रांतक किसको कहा गया है, ठीक है। ऑल्सो नोन एज एकराट, तो महापद्मानंद को एकराट के नाम से भी जाना जाता है। ही इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट एम्पायर बिल्डर ऑफ इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। मतलब क्या है कि भारत के सभी राजवंशों को मिला करके एक रूलर बनाने का जो काम था वो महापद्मानंद के द्वारा शुरू किया गया, ठीक है। तो ही इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट एम्पायर बिल्डर ऑफ इंडियन हिस्ट्री। नेक्स्ट आइए, महापद्मानंद वॉज सक्सीडेड बाई। देखिए अब यहां पर भी वही वाली बात है जो शिशुनाग डायनेस्टी के अंदर हुई। यहां पर भी 7 से 8 वंशज या बच्चों का जिक्र किया जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है धनानंद। कौन आता है? धनानंद, ठीक है। और धनानंद जो है वो लास्ट रूलर ऑफ नंदा डायनेस्टी था, अंतिम शासक। अब धनानंद को अग्रमिस, धनानंद को अग्रमेश भी कहा गया है, ठीक है। अब धनानंद काफी इंपॉर्टेंट है। धनानंद के काल में आपके पास एलेक्जेंडर, पोरस और चाणक्य, ठीक है। और एलेक्जेंडर से संबंधित एक क्वेश्चन आम्बी, ये नाम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि एलेक्जेंडर किसका समकालीन था। तो एलेक्जेंडर जो था वो धनानंद। धनानंद का समकालीन था। एलेक्जेंडर क्या था? धनानंद का समकालीन था। ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है, कंटेम्परेरी ऑफ धनानंद। तो अलेक्जेंडर ऑफ कंटेम्परेरी ऑफ धनानंद, ठीक है ना। अब देखिए अलेक्जेंडर से पहले थोड़े से, एक तो अलेक्जेंडर को आप अलग से पढ़ लीजिएगा कि अलेक्जेंडर के पिता का नाम, माता का नाम, ये सब बेसिक बातें हैं, बहुत कम पूछता है, बट पूछ ले तो आप देखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है रूलर ऑफ, रूलर ऑफ
मकदूनिया। ठीक है, मकदूनिया का शासक था और ग्रीक शासक था। ठीक है ना, ग्रीक का शासक था। तो ऐसा होता है, देखिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे किस तरीके से, कि पहला विदेशी शासक जो भारत पर आक्रमण करता है, एलेक्जेंडर का नाम लिया जाता है। ठीक है, पहले विदेशी जो भारत में प्रवेश करते हैं, ग्रीक्स का नाम लिया जाता है। लेकिन यहां पर थोड़ा सा अगर मैं हट के बताऊं आपको, तो ग्रीक से पहले ईरानी भारत में प्रवेश कर चुके थे, और ईरानियों के वंशज का नाम डिमेट्रियस से शुरू होता है। तो डिमेट्रियस वन, चलिए, डिमेट्रियस टू, इस तरीके से उनका नाम था। डिमेट्रियस कोई ना, टू जब हकमनी। भारत में डिमेट्रियस टू जब भारत में था, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन के कुछ क्षेत्रों में जब उसका रूल था, तो एलेक्जेंडर का पहला सामना डिमेट्रियस के लोगों के साथ हुआ था। लेकिन समस्या यह है कि ईरानियों का जिक्र जो है ना, वो इतना नहीं डिस्क्राइब्ड है जितना ग्रीक्स का है। इसलिए ग्रीक्स पूरी पावर के साथ आए थे, और उन्होंने अपना जो क्षेत्र था वो काफी हद तक ज्यादा मतलब ऑक्युपाई किया था। इसलिए ग्रीक्स, राइटर्स भी ग्रीक के थे, ईरानियों के राइटर्स नहीं थे। तो ग्रीक्स को ही एज अ फर्स्ट इन्वेडर मान लिया जाता है। ठीक है, यहां पर सोनू कुछ कह रहा है, उससे पूछते हैं क्या कह रहा है। हाँ भाई बताओ। नहीं, वो हकमनी साम्राज्य के बारे में बता रहे थे। हाँ, मैं भी उसी के ईरान बारे में के। बता रहा हूँ। ठीक है, जी। लेकिन उसका अब जिक्र बोल। ना हमारे इन एग्जाम्स में नहीं होता है। अगर आप पीसीएस वगैरह की तरफ मूव करेंगे तो उसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। ठीक है, तो ग्रीक्स को हम लेते हैं पहला इन्वेडर। और देखिए यहां पर दो तरीके के इन्वेजन्स होते हैं भारत के अंदर। एक तो होता है, आपने नाम सुना होगा वास्को डिगामा का। ठीक है, वो जल के मार्ग से आने वाला पहला व्यक्ति था। और जब तक जल का मार्ग नहीं खोजा गया था, तब तक जितने भी विदेशी भारत में प्रवेश किए, वो थल के मार्ग से प्रवेश किए, यानी जमीनी सीमा से प्रवेश किए, और नॉर्थ वेस्टर्न रीजन से प्रवेश किए। ठीक है, तो वास्को डिगामा भी बहुत आगे है, वो बहुत बाद में आएगा। तो इन दोनों चीजों का डिफरेंस आप रखिएगा। तो ग्रीक का था एलेक्जेंडर, मकदूनिया का शासक था, भारत में को इन्वेड किया उसने। और जब भारत में प्रवेश करता है, तो भारत में प्रवेश करते समय जो भारत में एलेक्जेंडर को रिसीव करता है बंदा, ठीक है, उस व्यक्ति का नाम, उस शासक का नाम आम्बी था। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि अलेक्जेंडर को भारत में रिसीव करने वाला व्यक्ति या शासक वो आम्बी था। और आम्बी कहां का रूलर था, सोनू बताओगे? क्या सर? आम्बी कहां का तक्षशिला। रूलर था? वो तक्षशिला अफगानिस्तान के शासक थे ना वो। तक्षशिला का शायद। रूलर था। ठीक है ना, तो जी। आम्बी था तक्षशिला का शासक। और चाणक्य भी यहीं से जुड़े हुए हैं। तक्षशिला ठीक यूनिवर्सिटी है। में प्रोफेसर हुआ करते थे, आचार्य थे ये। चाणक्य क्या थे? आचार्य थे, प्रोफेसर थे। कहां पे? तक्षशिला यूनिवर्सिटी में। तक्षशिला। तक्षशिला यूनिवर्सिटी में। ठीक है, उन्होंने अपनी पढ़ाई भी यहीं से की और यहीं पे आचार्य भी बन गए थे। अब यहां देखिए कैसे कनेक्ट होते हैं चाणक्य। फिलहाल चाणक्य को जाने से पहले हम पोरस के पास आते हैं। ठीक है, पोरस का संबंध अलेक्जेंडर के साथ डिफाइन किया जाएगा। है क्या, जब भारत में प्रवेश किया अलेक्जेंडर, तो चाणक्य जो थे ना, वो जो भी वेस्टर्न, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट का जो क्षेत्र है, यहाँ पे जो भी शासक हैं, इन लोगों से वो मिले। ठीक है, और उन्होंने कहा कि सब लोग मिल करके अलेक्जेंडर को रोकिए। अगर कोई विदेशी भारत में प्रवेश करता है, तो ये हमारे भारत के विकास के लिए या भारत के भविष्य के लिए ठीक नहीं है। लेकिन ये छोटे छोटे राज्य थे, इन सब ने डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा हमारी आर्मी बहुत छोटी है, अगर हम सबसे मिल करके भी करेंगे तो हम अलेक्जेंडर की आर्मी का सामना नहीं कर सकते। देखिए यहां पर कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, बट ये बातें याद रखने के लिए आपको बता रहा हूं। ठीक है, फिर वो उनको रिकमेंड करते हैं कि भैया तुम मगध जाओ। अब मगध है, ये यहां पर प्रवेश कर रहा है। मगध करीबन करीबन 1500-1600 किलोमीटर दूर है।
चाणक्य वहां गए भी, उन्होंने गए, वो गए भी धनानंद के पास। धनानंद के पास अपनी बहुत बड़ी आर्मी थी, ठीक है, उसकी इतनी बड़ी आर्मी थी कि वो भारत के कई सारे राज्यों को अकेले होल्ड कर सकता था, और वो अगर आता तो सब उसके साथ हो जाते। लेकिन धनानंद ने काफी अपमानित किया चाणक्य को, और चाणक्य का मूड बदल गया। चाणक्य ने कहा नहीं भाई, नहीं जाना है अब, पहले अपने मगध को क्या करना है, सुरक्षित करना है, बाकी बाद में देखेंगे। तो वो यहां से आपका रूट बदल जाएगा। यहां आते हैं पोरस के पास। पोरस पुरु का शासक था, रूलर ऑफ पुरु। पुरु क्या है, आज का पंजाब है। पुरु क्या है, आज का पंजाब है। तो आप मान लीजिए कि जो आज पंजाब है वो पहले पुरु था, और पुरु का ही शासक था पोरस। पोरस वॉज अगेंस्ट एलेक्जेंडर। पोरस जो था ना, वो एलेक्जेंडर के अगेंस्ट था, और उसने युद्ध लड़ा, और बैटल हुआ, है ना, बैटल हुआ, और बैटल के नाम दिए गए। बैटल के नाम दिए गए, क्या क्या नाम था, इसको तीन नामों से जाना हाइडे जाता है। झेलम का युद्ध, हाइडे स्पीच। वितस्ता का युद्ध, ठीक है, और हाइडे स्पीच। अंग्रेजी में हाइड एंड स्पीच का युद्ध। ठीक है, हाइड एंड स्पीच का युद्ध। तो झेलम की नदी के तट पर हुआ, तो झेलम का युद्ध, वितस्ता स्थान का नाम मिलेगा, और हाइड एंड स्पीच अंग्रेजी नाम दिया गया है इसको। तो अलेक्जेंडर और पोरस के बीच जो युद्ध होता है उसका नाम है झेलम का युद्ध, वितस्ता का युद्ध, और हाइड एंड स्पीच का युद्ध। ठीक है जी। अब इसमें अगर कभी पूछ दे कि कौन जीता कौन हारा, तो पोरस हारा था, अलेक्जेंडर जीता था। बस यहीं तक क्वेश्चन बनता है इसमें। बाकी आपके पास पात्र हैं, कैरेक्टर हैं। आप अलग से इन कैरेक्टर्स को पढ़ना चाहें तो खूब पढ़िए, इनके बारे में और रोमांचक कहानियां हैं, वो भी आप पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये बात खत्म हुई। अब हुआ जी चाणक्य। चाणक्य की अड़ गई किससे, धनानंद से। अब धनानंद को गद्दी से हटाना था। चाणक्य ने क्या किया, चाणक्य ने किया एक काम, उन्होंने एक लड़के को पकड़ा जो भविष्य में चल के बना चंद्रगुप्त मौर्य। क्या बना, चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु बने चाणक्य, और चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेन किया, और चंद्रगुप्त मौर्य ने भविष्य में जाकर के धनानंद को गद्दी से हटाया और मगध का शासक बनता है। इतनी बात समझ में आई। यहां पर देखिए नाम भी है चंद्रगुप्त मौर्य का। अब थोड़ा सा जो क्वेश्चन बनता है ना चाणक्य से, जो एग्जाम के लिए, उनके नाम, चाणक्य के नाम, बचपन का नाम, चाइल्डहुड अगर पूछता है तो बचपन का नाम था उनका विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त, ठीक है। उनको एक और नाम से जाना जाता है, कौटिल्य। कौटिल्य, ठीक है। और चाणक्य का क्वेश्चन आता है राइटर ऑफ अर्थशास्त्र। राइटर ऑफ अर्थशास्त्र, तो अर्थशास्त्र के रचयिता थे चाणक्य। ये क्वेश्चन बनता है। तो ये सारी बातें आप याद रखिएगा, इस पन्ने पे थोड़ा सा कहानी भी मौजूद है। ठीक है जी। अब यहां से शुरुआत होती है मौर्य एम्पायर की। मौर्य एम्पायर के फाउंडर बनते हैं कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था, चाणक्य। चाणक्य के बचपन का नाम विष्णुगुप्त, उनको और किस नाम से, कौटिल्य। और इनकी चलिए। किताब का नाम, पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र। ठीक है। चलिए, ये राजनीति पर, हम्म। यह राजनीति पर डिपेंड था यार, अर्थशास्त्र। ठीक है, 322 बीसी में इसकी स्थापना हुई। इसको, इट बिलोंग्स टू द आयरन एज। इसको आयरन एज से संबंधित कहा जाता है। ठीक है। इसमें जो महत्वपूर्ण शासक बने, वो महत्वपूर्ण शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य,
बिंदुसार और अशोक। आपको ध्यान रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार, बिंदुसार का बेटा है अशोक। अक्सर क्वेश्चन देखने को मिल जाता है कि अशोक का पिता कौन है, तो बहुत सारे लोग बताते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य है। ये गलत है, कतई ना करें, क्योंकि दो नाम काफी प्रसिद्ध हैं, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक। बिंदुसार प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन बिंदुसार इतना प्रसिद्ध है कि इसके लिए कहा गया है कि सन ऑफ ग्रेट फादर सफल पिता के सफल। एंड फादर ऑफ ग्रेट सन। अब इससे बड़ा नाम क्या मिलेगा? ठीक है, महान पिता का पुत्र और महान पुत्र का पिता किसको कहा जाता है? तो बिंदुसार को कहा जाता है, सन ऑफ ग्रेट फादर एंड फादर ऑफ ग्रेट सन। ठीक है जी, जिसका पिता भी महान और जिसका पुत्र भी महान। ठीक है, तो कभी आपसे पूछे कि चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा कौन, तो बिंदुसार, और बिंदुसार का बेटा कौन, तो अशोक। अशोक के बच्चों के बारे में हम आगे चल के डिस्कशन करेंगे। अब यहां पर क्या है, पॉलिटिकल यूनिटी वॉज अचीव्ड। मौर्यन एम्पायर के अंदर पॉलिटिकल यूनिटी मतलब जो लोग थे वो एकजुट हुए, है ना, और चाणक्य के नेतृत्व में सारा काम हो रहा था। और फर्स्ट टाइम इन इंडिया, तो पॉलिटिकल यूनिटी वॉज अचीव्ड फर्स्ट टाइम इन इंडियन हिस्ट्री। द एम्पायर वॉज सेंट्रलाइज्ड। जो एम्पायर था, रूल था, शासन व्यवस्था थी, वो सेंट्रलाइज्ड की गई विद इंडो गैंगेटिक कनकेस्ट। ठीक है ना, इंडो गैंगेटिक क्षेत्र को हरा करके, उस पर विजय प्राप्त करके। कैपिटल सिटी क्या थी इनकी? पाटलिपुत्र। कैपिटल सिटी ऑफ मौर्यन एम्पायर वाज पाटलिपुत्र। इनके समय में गवर्नमेंट किस तरह की थी? गवर्नमेंट इन मौर्यन पीरियड दैट इज मोनार्किल। मोनार्की रीच्ड एट एक्सीलेंस। तो इनके शासनकाल में मोनार्कियल गवर्नमेंट जो है वो अच्छे स्तर पे पहुंची थी। ठीक है, एक्सेप्शनल क्रिएशन जो आता है ड्यूरिंग मौर्यन पीरियड, देखिए उसके अंदर लिटरेचर पे काफी काम होता है, आर्ट पर काफी काम होता है, आर्किटेक्चर पर काफी काम हुआ है मौर्यन एम्पायर में, और इंस्क्रिप्शंस पर काफी काम हुआ है। ठीक है, तो मौर्यन एम्पायर में लिटरेचर, आर्ट, आर्किटेक्चर और इंस्क्रिप्शन पे काफी काम किया गया। अब यहां पर एक क्वेश्चन बनता है, लायन कैपिटल ऑफ अशोका बिलोंग्स टू मौर्यन पीरियड। ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है? सारनाथ। तो लायन कैपिटल ऑफ अशोका वाज सारनाथ एंड इट बिलोंग्स टू मौर्यन एम्पायर। आप सारनाथ जाएंगे तो काफी सारी चीजें इससे संबंधित मिल जाती हैं। एंड ऑफ मौर्यन एम्पायर जो आपको मिलेगा 180 बीसी में, और इसका लास्ट रूलर मिलता है बृहद्रथ। बृहद्रथ, ये शॉर्ट इंफॉर्मेशन था मौर्यन एम्पायर पे। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये आपके रूलर्स है मौर्यन के। चंद्रगुप्त मौर्य का पीरियड यहां पर है, बिंदुसार का पीरियड है, और अशोक का पीरियड है। ठीक है, और अशोक को कहा जाता है कि 4 साल के इंटरनल डिस्प्यूट्स के बाद अशोक रूलर बना था, है ना। घर में विवाद था, और ये भी कई जगह लिखा गया है कि अपने 90 भाइयों की हत्या करके वो शासक बना था। 90 थे, 99 100 थे, भाई लेकिन 99 थे। 100 100 ना, 100 हाँ, भाई भी थे। 99 या 100 थे। ठीक है, ये 100 भाई। तो 99 100 भाइयों की हत्या करके वो शासक बना था। कहां तक ठीक है पता नहीं। दशरथ, संप्रति, सलीशुक्ल, देववर्मन, ये सब इसके शासन मतलब मौर्यन एम्पायर के रूलर रहे, जस्ट रूलर्स रहे हैं, बहुत ज्यादा अचीवमेंट्स में नहीं आते। अशोक के बाद मौर्यन एम्पायर का डाउनफॉल शुरू हो जाता है ना, गिरावट आने लगेगी, और इर्द गिर्द के जो रूलर्स हैं वो मौर्यन एम्पायर के क्षेत्रों पे कब्जा करने लगेंगे। ठीक उसी तरीके से जैसे गांव में किसी
दो भाइयों में एक की नौकरी लग गई तो उसका मेड़ बढ़ा बढ़ा करके दूसरा वाला भाई जो गांव में है उसके खेत को भी अपने में मिला लेता है। ठीक है, तो उसी तरह से अशोक की मृत्यु के बाद अशोक का भी मेड़ तोड़ तोड़ करके लोग आगे बढ़ने लगे थे। ठीक है ना जी। आगे बढ़ते हैं, मेड़ तो समझते ही होंगे। अच्छा। नहीं समझते। जमीन को जो ये किया जाता है, अच्छा कहा दो जाता है, खेतों के कब्जा बीच किया में जाता है। एक ऊंचाई सा बना दिया जाता है, इतना है, और इधर का खेत तुम्हारा, इधर का हमारा। तो ये भैया जो है, हम्म। ये मेढ़वा बना देता है, अगली बार जब ट्रैक्टर लाता है तो यहाँ, फिर अगली बार यहाँ। ठीक है, मतलब इस भाई का तो प्रेम लग रहा है, लग रहा है दोनों। कुदाल से काटा जा सकता है। एक दिन फिर से दोनों एक हो जाएंगे, बंटवारे के बाद। सब प्रेम का नतीजा है। आगे बढ़िए। अब आइए इंडिपेंडेंट पढ़ते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य सेंड्रोकोट्स, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा गया है, किसके द्वारा? स्ट्रेबो के द्वारा। तो चंद्रगुप्त का नाम सेंड्रोकोट्स, स्ट्रेबो द्वारा, एंड्रोकोट्स जस्टिन के द्वारा। ठीक है, एंड्रोकोट्स बाय जस्टिन प्लूटार्क, दो नाम आते हैं यहां पे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को किन नामों से जाना जाता है। तो सेंड्रोकोट्स, चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स किसने कहा है? तो स्ट्रेबो ने कहा है। तो एंड्रोकोट्स किसने कहा है? तो जस्टिन और प्लूटार्क ने कहा है। ठीक है, अब देखिए, अब वृषला या फिर कुलहीन, ठीक है, ये कहा गया है विशाख दत्त के द्वारा। ठीक है, कुलहीन मतलब जिसके कुल का पता नहीं है, और विशाख दत्त ने इसका जिक्र मुद्रा राक्षस में किया है। विशाख दत्त मुद्रा राक्षस के रचयिता हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। जैसे चाणक्य अर्थशास्त्र के रचयिता हैं, वैसे ही मुद्रा राक्षस के रचयिता जो हैं वो विशाख दत्त हैं, और 100 विशाखा दत्त। क्वेश्चन बनता है ये। सर ठीक है, पूछता भी है। अब फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर कौन है जी? चंद्रगुप्त मौर्य। ही वॉज बोर्न ऑफ अ शूद्र वीमेन इन नंदा कोट। कहा जाता है कि नंदा डायनेस्टी के, है ना, दरबार से संबंधित थे इनके पिता। वहां पर सिपाही वगैरह थे, शूद्र डायनेस्टी के थे। लेकिन यहां पर कई जगह लिखा गया है कि इनकी मां का नाम मूरा था, और ये मूरा वंशज से संबंधित थी। वैसे शूद्र प्रजाति की थी, लेकिन हर कोई इनको शूद्र नहीं मानता है। ठीक है, जैन्स इनको शूद्र नहीं मानते, बुद्धिस्ट इनको शूद्र नहीं मानते, वो अपने अपने नजरिए से देखते हैं, क्योंकि उनके ब्राह्मण समर्थक थे ये। और जो समर्थक होगा ब्रा, उसको कहा जाता है कि लोग नहीं जानते। लेकिन इस बात का जिक्र मिला है कि उनकी मां का नाम मूरा है, और इन्हीं के नाम पर मौर्य डायनेस्टी का नाम पड़ा। उनकी माता मूरा के नाम पर मौर्य डायनेस्टी का नाम रखा गया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस, ठीक है, ही वॉज क्षत्रिय। एक, ये सारी शूद्र वाली कहानी जो है ना, ये ब्राह्मणों के अनुसार है, ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग। लेकिन ही ब्राह्मण वॉज साहिब। क्षत्रिय अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट। बुद्धिस्ट इनको क्षत्रिय मानते हैं। ठीक है, अब रीजन ऑफ मौर्य वॉज गुक्कलपुर। ठीक है ना, जो क्षेत्र है मौर्यंस का जहां से बिलोंग करते थे, वो गुक्कलपुर है। ये खैर इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जरूर ध्यान रखें कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट में या बुद्धिस्ट के अनुसार जो मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य थे, वो क्षत्रिय वंशज से संबंधित थे। अब क्षत्रिय होने का मतलब उनका एक नजरिया डिफरेंट था, क्योंकि वो धर्म वगैरह में, जाति वगैरह में विश्वास नहीं रखते थे, वो कर्म को विश्वास रखते थे। और कर्म से कहा जाता है कि इनके पिता जो थे वो नंदा डायनेस्टी के कोर्ट में सिपाही थे, सैनिक थे। तो सैनिक होने के नाते इनको क्षत्रिय कहा गया है। और ब्राह्मण क्या है? जाति को इंपॉर्टेंस देते हैं, कर्म को नहीं। तो ब्राह्मणों के अनुसार, ब्राह्मण ट्रेडिशंस के अनुसार वो शूद्र थे। तो आप देखने का नजरिया बदल देंगे तो आपको मैटर सारा
क्लियर हो जाए। चंद्रगुप्त मौर्य ओवरथ्रू द लास्ट रूलर ऑफ नंदा डायनेस्टी, है ना, धनानंद को, विद द हेल्प ऑफ चाणक्य एंड क्राउंड हिमसेल्फ एज द एम्परर। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को गद्दी से हटाया चाणक्य की सहायता से, अपने गुरु चाणक्य की सहायता से, और मगध के शासक बने। कुछ कहना है सोनू, कह रहे थे तुम? वो उस टाइम जब सर बोले थे अपना, जो मूरा नाम के स्त्री से इनका जन्म हुआ था, इनकी माँ का नाम मूरा था, तो सर अधिकतर तो लोग बोलते हैं कि वो मोर पालने वाले लोग थे ना, तो उनके हाँ, नाम पर मोर चलता था पालने वो लोग। वाले लोग थे, जी। मोर पालने वाले ही थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य बॉट अ वास्ट रीजन अंडर मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर के अंतर्गत काफी सारे क्षेत्र को चंद्रगुप्त मौर्य ने अधीन किया, जिनमें बिहार आया, आज का उड़ीसा, बंगाल, along with नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, मतलब उत्तरी क्षेत्र और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र को भी उन्होंने लिया। जिनमें नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में अगर हम बात करें, तो जो अलेक्जेंडर अपने राज्य को, जीते हुए राज्यों को सेलुकस निकेटर को दे गया था। अब यहां पर बात आई है, तो आप समझिए कि अलेक्जेंडर कुछ समय तक भारत में रहा, कुछ समय तक भारत के क्षेत्रों पे कब्जा किया, और अंत में उसे वापस जाना पड़ा। किन्हीं कारणों से, कारणों में उसके सैनिकों का लाइक डिनाई कर देना था कि अब हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम थक चुके हैं, हम वापस जाना चाहते हैं। तो अलेक्जेंडर सेलुकस को भारत में छोड़ के जाता है और कहता है कि मैं फिर आता हूं, तब तक तुम इन क्षेत्रों को देखो और आगे जितना अपना अपना लाइक क्षेत्र है उसको बढ़ा सको, कब्जा कर सकते हो, कब्जा करो। ठीक है, लेकिन सेलुकस निकेटर नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में रहा और राजा की तरह अपनी जिंदगी काट रहा है। ठीक है, और वापिस जाते समय अलेक्जेंडर की मृत्यु हो जाती है बेबीलोन में। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन पूछे कि कहां पर मृत्यु हुई, तो बेबीलोन में हुई थी। बाकी इसके पीछे की कहानी अलग है कि वो कैसे मृत्यु हुई। ठीक है, तो सेलुकस निकेटर, तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो था वो अंडर किसके था, सेलुकस निकेटर को, वॉज डिफीटेड इन 305 बीसी बाई चंद्रगुप्त मौर्य। और देखिए, कई जगह इसकी कहानियों को अलग अलग तरीके से बताया जाता है। ठीक है, ये पता चल गया कि अम्बेसडर ऑफ अलेक्जेंडर कौन था, सेलुकस निकेटर था। कई जगह ये कहा जाता है कि इसको हराया भी गया, बाद में इसने अपनी बेटी की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से भी कर दी। ठीक है, अब इसी के अंतर्गत नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान का क्षेत्र भी इसके अधीन हुआ, केम अंडर चंद्रगुप्त मौर्य इन रिटर्न ऑफ 500 एलिफेंट्स, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथियां सेलुकस निकेटर को गिफ्ट की। ठीक है, गिवन बाय चंद्रगुप्त मौर्य टू सेलुकस। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, कि 500 हाथियों को किसने किसको दिया, या चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको दिया, तो सेल्यूकस निकेटर को दिया। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर ध्यान रखना है आपको कि केरला का क्षेत्र, तमिलनाडु का क्षेत्र एंड पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट वर नॉट अंडर मौर्यन एम्पायर। तो नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र जो था वो मौर्यन एम्पायर के अधीन नहीं था, उसमें केरला भी था, तमिलनाडु भी था, ये भी इसके अधीन नहीं हुए थे। आगे बढ़ते हैं जी। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ऑटोक्रेट। ऑटोक्रेट क्या होता है भाई, अ पर्सन हु कीप्स ऑल पावर्स इन हिज हैंड। तो चंद्रगुप्त मौर्य वॉज एन ऑटोक्रेट, जो सारी पावर्स को अपने ही हाथ में रखता था। तो ऑटोक्रेट्स किसको कह सकते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य को कह सकते हैं। स्ट्राइकिंग फीचर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या था इसके पास, देखिए, सिपाही इतने थे, याद कर लीजिए कितने हैं, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, तो 60 लाख सिपाही थे, 30,000 कैवेलरी थी, ठीक। और 9,000 के आसपास इसके हाथियां थी।
तो ये इसका एडमिनिस्ट्रेशन पावर था। एक चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज हम्म। इसी के शासन काल में मिलता है। और पूछा जाता है कि मेगास्थनीज किसके कोर्ट में था। तो मेगास्थनीज वॉज सेल्यूकस इन निकेटर। कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज कौन था? एक ग्रीक एम्बेसडर था, ठीक है, जिसको सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। कहां पर? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ठीक है, तो मेगास्थनीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मेगास्थनीज वॉज अ ग्रेट ग्रीक एम्बेसडर, जिसको सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। ठीक है, मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक पूछा जाता है आपसे एग्जाम में, जिसका नाम है इंडिका। ठीक है, और इंडिका इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मौर्यन पीरियड। तो मौर्यन पीरियड के बारे में इंडिका भी बताती है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं जरा। नॉर्थ इंडिया यूनाइटेड फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग पीरियड ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य बिकेम अ जैन, जैन बन गया था, उसने जैन धर्म को अपने अंतिम काल में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनिज्म ज्वाइन कर लिया था, यह ध्यान रखिएगा। और स्टारवेशन के द्वारा उसने अपने प्राणों को त्यागा था। और यहां पर यह क्वेश्चन बनता है कि कहां पर उसने अपने प्राणों को त्यागा था? तो सरवन बेलगोला कर्नाटक में। तो ये ध्यान रखना, स्टारवेशन क्या होता है? भूखा प्यासा रह करके अन्न जल त्याग करके अपने शरीर को त्याग करना। ठीक है, लक्षणा भी। तो जैन धर्म को उसने अपना लिया था अंतिम समय में। और ये किसके साथ सरवन बेलगोला, यानी किसके द्वारा किया गया? तो भद्रबाहु। ठीक है, और भद्रबाहु आपको पता है कौन है? भद्रबाहु वही है जो कर्नाटका भाग गया था मगध के आपातकाल के समय में। और जब वो वापिस आया, तो जैनों ने उसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, उसे अलग कर दिया। और जो कि दिगंबर का फाउंडर बना। ठीक है, ये वही भद्रबाहु है। तो ये ध्यान रखिए कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया, भद्रबाहु के द्वारा स्टारवेशन से अपने शरीर को त्यागा। कहां पे? सरवनबेलगोला कर्नाटक में। ठीक है जी, यहां तक आपका चंद्रगुप्त मौर्य समाप्त।